अस्सलाम वालेकुम। वही सवाल पूछूंगा। पढ़ना शुरू कर दिया? कब से? मंडे नहीं आने वाला। ये मंडे कभी नहीं आएगा। आ गया जो अगला मंडे आएगा या उससे अगला मंडे आएगा? क्या? 1 सितंबर को? उस दिन तो पेपर होगा FAR 2 का, यानी कि एक वीक में पढ़ना। शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि 8 तारीख को पढ़ना शुरू करना, जिस दिन पेपर है। 8 को है ना? अच्छा जी, कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने कोड ऑफ एथिक्स की बातें की थी और उसके क्वेश्चंस को देखा था। आज का जो ऑफिशियल टारगेट है वो बंदा तो चैप्टर 2 है, ऐसे ही, मगर चैप्टर 2 में कुछ खास बताने वाला है नहीं। उसके लिए भी एक वर्किंग मेरे पास आपके लिए तैयार है, तो वो मैं आपको दिखा के जाऊंगा। सो चैप्टर 2 में से एक एरिया ऐसा है जो कि मिक्स होके आता है कोड ऑफ एथिक्स के साथ। क्लास में बात हुई होगी। चैप्टर 2 खोलें जरा, उसके पहले पेज पे जाए। चैप्टर 2 के पहले पेज पे आ जाए। यार आगे आगे आ जाओ, इतना पीछे जो बैठे हुए हो, करीब आ जाओ। सीट्स पड़ी नहीं है, आगे आ जाओ। चैप्टर 2 के फर्स्ट पेज पे आ गए। जरा इस पहले पेज की रीडिंग करें। आपको एक हेडिंग मिलेगी, क्लाइंट एंड एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस जनरल के नाम से मिली हेडिंग। सिर्फ इस हेडिंग और इसके नीचे वाली जो लाइनें लिखी हुई हैं, 3 5 6 बुलेट्स होंगी, 6 बुलेट्स हैं, वो पढ़े। मैं इनकी बात कर रहा हूँ टेक्निकली। तो ये बुलेट्स एक दफा रीड करें, तसल्ली के साथ रीड करें। जिनके पास किताब दूसरी वाली है वो सामने से रीड कर सकते हैं। सुकून से, आराम से, लाइन बाय लाइन उसको सिर्फ पढ़ते जाएं और हाईलाइट करते जाएं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। फर्स्ट बुलेट में क्या लिखा हुआ? थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। अच्छा, ये थ्रेट्स कब आते हैं? अब सुनने इसकी थीम क्या है। थीम ये है कि जब आप एक क्लाइंट का ऑडिट करने जाते हैं आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो कुछ थ्रेट्स आपको उस वक्त नजर आ रहे होते हैं, एक्सेप्टेंस के बाद। कुछ थ्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस आपको इवेलुएट करने होते हैं। कब करने होते हैं? एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। एक क्लाइंट आपके पास आए और वो क्लाइंट इन्वॉल्व हो या इन्वॉल्व हो सकता है, अभी डाउट है, किसी इलीगल एक्ट में, या फर्ज करें मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, डिसऑनेस्ट है, मार्केट में अच्छी रिप्यूट नहीं रखता। अब आपके पास चल के आया और कहता है कि सर मेरा ऑडिट कर दें, तो क्या आप ऐसे क्लाइंट को बिल्कुल ही सिरे से इनकार कर देंगे?
या आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या करेंगे आप लोग? बीइंग ऑडिटर्स क्या करना चाहिए और क्या करेंगे? क्या करेंगे? पास बैठने का मसला ये होता है, क्या करेंगे? क्या एवेलुएट करेंगे? कौन सा थ्रेट? मैं तो अभी थ्रेट की तरफ जा ही नहीं रहा। मेरा सवाल ये है कि एक डिसऑनेस्ट क्लाइंट आपके पास आता है, मार्केट की रिप्यूट ये बनी हुई है कि ये क्लाइंट इतना अच्छा नहीं है, या आपको उसके बारे में इतनी खास इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है, तो उस क्लाइंट के साथ क्या किया जाए? क्या हमें उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप कहते हैं ना कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, वो गलत बात है। एक बंदा आपसे कहता है कि मेरा ऑडिट कर दे, यानी कि वो अपनी गलतियां जानना चाह रहा है, और एक तरफ अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल हमें इसका ऑडिट कबूल करना चाहिए, तो ये भी थोड़ी सी रिस्की बात है। तो आइडियल जवाब क्या बनता है? डिपेंड्स। डिपेंड्स। डिपेंड्स अपॉन सम सर्टन फैक्टर्स। अच्छा, ऐसे क्लाइंट का ऑडिट अगर आपने शुरू कर दिया, लेट्स से वो क्लाइंट टैक्स एवेजन में है और एफबीआर ने उसके अकाउंट्स को सीज किया हुआ, तो कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल आपका हिट हो जाएगा? कॉम्पिटेंस, वेरी गुड। इंटेग्रिटी, वेरी गुड। और दोनों गलत है। हाँ जी, एक क्लाइंट, चले मैं रिपीट करता हूं, एक क्लाइंट, एफबीआर ने उसके अकाउंट्स को सीज किया हुआ। क्यों किया हुआ है? उस पे इल्जाम है कि उसने टैक्स इवेजन की है। आपके पास आया है ऑडिट करवाने के लिए, बीइंग द ऑडिटर, कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल यहां पे हिट हो रहा है? प्रोफेशनल बिहेवियर एंड ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे हिट हो जाएगा? कि अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट का ऑडिट शुरू कर दें जो कि एथिकल नहीं है, जिसकी इंटेग्रिटी पे डाउट है, तो इट विल रेज कंसर्न्स ऑन योर प्रैक्टिस एज वेल एज ओवरऑल सेक्टर या इंडस्ट्री। दूसरी तरफ आप एक ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसकी मार्केट रिप्यूट अच्छी नहीं है, तो आप टेक्निकली अपनी ऑब्जेक्टिविटी को दांव पे लगा रहे हैं। किसके लिए? किस थ्रेट के लिए? क्या मिलेगा आपको उस क्लाइंट से? फी मिलेगी ना, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। अच्छा, इस पेज के ऊपर एक स्पेसिफिक टॉपिक है, कहते हैं सम ऑफ द एग्जांपल्स आर इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज, डिसऑनेस्टी, क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस या अनएथिकल बिहेवियर। क्लाइंट के बारे में अगर ऐसा डाउट हो और क्लाइंट आपसे आके कहे कि हमारा ऑडिट कर दें, ये एक स्पेशल केस है बेसिकली, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये सारे काम करने चाहिए। दो तरह के थ्रेट्स अराइज हो सकते हैं। नंबर वन, थ्रेट्स टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अच्छा, ये थ्रेट कौन सा होगा हमेशा? सेल्फ इंटरेस्ट। ये क्यों होगा? वहां से हमें क्या मिलेगा? फाइनेंशियल बेनिफिट, गेन, फी वगैरह मिलेगी। इफ एंगेजमेंट टीम डज नॉट पोजेस और कैन नॉट एक्वायर द कॉम्पिटेंसीज टू परफॉर्म द सर्विसेज। अगर आपके पास उस जैसे क्लाइंट का ऑडिट करने का एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर कौन सा थ्रेट है? थ्रेट ऑन कॉम्पिटेंस। और अगर क्लाइंट इलीगल काम कर रहा है, डिसऑनेस्टी में है, क्वेश्चनेबल इश्यूज है उसके साथ, तो थ्रेट कौन सा आएगा? थ्रेट ऑन बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी। और ये थ्रेट कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ICAP ने स्प्रिंग 22 में एक सवाल पूछा था, आउट ऑफ नोवेयर। ये सवाल था, सवाल देखिए जरा, 2.5 लाइन का।
और नंबर कितने हैं? 13 नंबर का सवाल है, जस्ट फ्रॉम 2.5. योर फर्म हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ रिसेंटली फॉर्म्ड IT कंपनी. रिसेंटली फॉर्म्ड यानी कि अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है. क्या नाम है? डेटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड. फॉर अपॉइंटमेंट एज एट स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. आपको कहा जा रहा है कि आप आके क्या करें, इसका ऑडिट करें. कंपनी इज मेनली ओन्ड बाय 3 फॉरेन कंपनीज. इसकी जो होल्डिंग कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में है ही नहीं. वो कुछ ऐसे मुल्कों में है जहां पे टैक्स में मसले हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, वो टैक्स फ्री मुल्कों में है. और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी कंपनी का ऑडिट करने का. तो अगर इस तरह का सवाल या इससे मिलता जुलता सवाल आपको ICAP में आ जाए तो एक थ्रेट जो बिल्कुल सामने सामने आपको नजर आ जाएगा वो कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. मगर किस प्रिंसिपल को ब्रीच करता हुआ? आखिरी लाइन ये आपको बता देगा कि आपके पास चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कॉम्पिटेंट नहीं होंगे. उस पे उसको वो ब्रीच करेगा. अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रिंसिपल्स बताने, उसके बाद इवेल्युएट करना है और उसके बाद सेफगार्ड. 3 बातें पूछनी है: थ्रेट्स, सिग्निफिकेंस और सेफगार्ड्स. नाउ द क्वेश्चन इज कि एक चीज तो मेरे सामने सामने मुझे नजर आ गई, क्या इसमें कोई और थ्रेट भी है? आइए देखते हैं. क्या इसमें फैमिलियरिटी थ्रेट है? नहीं. क्या इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट है? क्या इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट है? क्या इसमें एडवोकेसी थ्रेट है? क्या इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है? क्या इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है? 2 थ्रेट्स हैं और दोनों ही सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स हैं. या हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है और वो एक से ज्यादा प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है. पहला कौन सा? कॉम्पिटेंस. और इससे बिल्कुल ऊपर देखें, DTL इज मेनली ओन्ड बाय 3 फॉरेन कंपनीज. एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में हमें कोई खास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और जो उसकी होल्डिंग कंपनीज हैं वो टैक्स हेवन कंट्रीज में मौजूद हैं और वहां पे टैक्स के मामलात में आज़ाद है. सो ऐसी कंपनी के ऊपर हमें शक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए. और अगर मैं ऐसी कंपनी का ऑडिट कबूल कर लूं तो मैं क्या करूंगा? मेरे ऊपर एक थ्रेट आएगा. कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. कौन से प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा? कॉम्पिटेंसी तो इसलिए है ना कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है. ये जो होल्डिंग कंपनीज हैं जिसकी वजह से मुझे कंपनी पे डाउट हो रहा है, वो थ्रेट कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कौन सा है? प्रोफेशनल बिहेवियर और ऑब्जेक्टिविटी या इंटेग्रिटी. ऑब्जेक्टिविटी या इंटेग्रिटी एंड आपका प्रोफेशनल बिहेवियर. इसका जो सोल्यूशन ICAP ने दिया है ना, बड़ा मजे का सोल्यूशन है. देखें जरा पढ़े क्या कहता है ICAP. ICAP कहता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर. माइट बी, और का वर्ड यूज कर रहा है. माइट बी क्रिएटेड. ये नहीं कहा कि विल बी क्रिएटेड. लफ्ज कौन सा यूज किया है? आपने भी एग्जाम में ये अल्फाज यूज करने हैं. आपने मे और माइट का अच्छा खासा यूज करना है अपने जवाब को लिखते हुए. सो माइट बी क्रिएटेड एज देयर मे बी questionable issues associated with the client. क्यों? Why? Because वो रजिस्टर है abroad in tax haven countries. It might create threats कि वो client किसमें है? Illegal activity, dishonesty या questionable issues. बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग है उस पेज की. पढ़ लें, हमने यहां तक पढ़ा अभी तक. अच्छा, उसके बाद क्या है? फैक्टर्स रेलेवेंट इन इवैल्यूएशन. कौन से हैं? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग,
एंड क्लाइंट की कमिटमेंट। देख लेते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। नॉलेज एंड क्लाइंट की कमिटमेंट। सो ये जो पहला पेज है ना, ये आपने 13 के साथ तैयार करना है। जब आप कोड ऑफ एथिक्स को तैयार कर रहे हो, जब पूरा तैयार हो जाए तो चैप्टर 2 का ये वाला पेज आप लिख लें यहाँ पे कि आपने किस टाइम पे तैयार करना है। चैप्टर 13 के फौरी बाद। कब तैयार करना है? चैप्टर 13 के फौरी बाद। अच्छा, इस तरह का सवाल दोबारा नहीं आया और काफी टाइम पहले इस तरह का सवाल टेस्ट हुआ था। सो आई कैन से दैट इट माइट कम इन योर एग्जाम। आ सकता है। नहीं आया वो, क्योंकि इसके अपने मार्क्स कितने हैं? 13 नंबर का सवाल। ये वाली बात समझ आई कि जब आपने 13 को एंड कर लेना है तो साथ क्या करना है? चैप्टर 2 का ये वाला पेज तैयार कर लेना, ये अज्यूम करते हुए कि ये किसका हिस्सा है? चैप्टर 13 का हिस्सा। याद है? ओके, ये बात समझ आई जी? हाँ, ऐसे देखें, इसकी जो होल्डिंग्स हैं वो ऐसे मुल्कों में है जहाँ पे टैक्स फ्री है। ठीक, टैक्स फ्री होने का मतलब क्या है? कि आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे। इट मीन्स कि फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं और कोई कंट्रोल उनका आप पे नहीं है इस सेंस में। सो इलीगल एक्टिविटी, डिसऑनेस्टी, क्वेश्चनेबल इश्यूज और अनएथिकल बिहेवियर अगर आपको सवाल में नजर आए तो आपने 2 बातें लाजमी लिखनी है। नंबर 1, थ्रेट हमेशा कौन सा होगा? सेल्फ इंटरेस्ट, और इंटेग्रिटी को हिट करेगा, प्रोफेशनल बिहेवियर को हिट करेगा, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर किसको हिट करेगा? कॉम्पिटेंसी को हिट करेगा। यहाँ तक बात समझ आती? यहाँ तक ओके? चलें, एक सवाल मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये आपने अभी करना है, अभी करना है, और 10 नंबर का सवाल है। आपके पास 10 मिनट है। ज़रा अपने रजिस्टर खोलें, कोई पेन बाइंड निकाल लें और जहाँ तक लिख सकते हैं लिखें। जी, कहाँ है? किधर है? जी, वेरी गुड, मैं पढ़ लूँ। चलिए, सवाल मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। चिल्लास इंश्योरेंस लिमिटेड हैज़ अप्रोच्ड योर फर्म फॉर अपॉइंटमेंट एज देयर फर्स्ट, या चले स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। If your firm accepts this client, it will be your first client of this sector. इस सेक्टर का पहला क्लाइंट होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑडिट पार्टनर, किसी और के पास एक्सपीरियंस नहीं है एक्सेप्ट सुपरवाइजर। तो 2 लोगों के पास बस इंफॉर्मेशन है, एक पार्टनर के पास और एक सुपरवाइजर के पास। 10 नंबर के लिए आपने बताना है कि थ्रेट्स कौन से हैं, प्रिंसिपल्स कौन से हिट हो रहे हैं और आप कैसे निपटेंगे इन थ्रेट्स से। प्लीज़ ज़रा इसको लिखें ताकि मैं सेल्फ एवेल्युएट करूं आज कि आप लोग कितने पानी में घूम रहे हैं। ऑनलाइन वाले हजरात इसको सॉल्व करके मुझे पर्सनल इनबॉक्स कीजिएगा तो उनका भी मार्क हो जाएगा इंशाल्लाह। रिटर्निंग टाइम ऑनलाइन वालों के लिए 48 घंटे का होगा। ठीक है, अब आप इसको बंद कर सकते हैं ताकि आप लोग लिख सकें। सैंपल बेस पे अभी मैंने जितने चीज़ों का मार्क किया है,
कुछ गलतियां जो कॉमनली मुझे मिली वो ये है कि आप लोग एक्सपर्ट का जिक्र नहीं कर रहे। एक्सपर्ट क्या होता है ज़रा डिफाइन कर लेते हैं। हर वो बंदा जिसके पास अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से हट के एक्सपीरियंस और स्किल हो। तो ये जिस सेक्टर में है, इंश्योरेंस के अपने रूल्स होते हैं, तो वो पॉइंट लिखना चाहिए था। फिर टीम के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो इनको एक्सपीरियंस्ड बंदे ऐड करने चाहिए थे, ठीक है। और थ्रेट, मेन थ्रेट सिर्फ एक ही था, कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और कौन से प्रिंसिपल को हिट कर रहा था? छोटी छोटी सी बातें लिखनी थी। आप लोगों ने कुछ तो बहुत ही रिमोट चले गए, जैसे वो डिसरिप्यूट वाली बात है। अच्छा, बाकियों का जिनका मौका नहीं आया वो मुझे काइंडली पेज निकाल के दे दें, आपको इंशाल्लाह मंडे को वापस मिल जाएगा। पायन आगे आइयो। आप एक काम करें ना, उठें पहले, इधर आए मेरे पास, ये इनसे पकड़ें कागज सारे एक एक करके। नहीं किया हुआ था क्या? ऑन है ना? ठीक है। जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं वो मुझे सॉल्व करके भेजेंगे और इंशाल्लाह ट्यूसडे तक उनको वापस मिल जाएगा। जिनका यहाँ पे चेक हो गया सो हो गया, जो नहीं हो पाया वो जमा करवा दें। अच्छा जी, अगली बात चैप्टर 2, बात सुने। अब आ रही आवाज पीछे? आवाज आ रही पीछे? ठीक है। चैप्टर 2 में जो मेन एरिया काम का है दैट इज आइजा 210। 210 को जरा क्विकली देखते हैं। स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है प्री कंडीशन से, ऐसा ही। उसके बाद हम कहां पे जाते हैं? एंगेजमेंट लेटर। उसके बाद चेंजेस और एंड के ऊपर रेकरिंग ऑडिट, ऐसा ही है। ये समझिए अभी तक उसकी प्री कंडीशन में से कितने सवाल हैं, जरा काउंट करें मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सवाल हैं और सातों के सातों एक जैसे हैं, जिसमें आपसे पूछा क्या जाता है कि प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती है नहीं करती, आप इवेलुएट कैसे करेंगे। वो ये नहीं कहता कि प्री कंडीशंस को डिफाइन करें, वो कहता है आप इसको इवेलुएट कैसे करेंगे। तो आपने उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्री कंडीशन से पहले एक वर्ड ऐड कर देना है। चेक करेंगे या इवेलुएट करेंगे या इंस्पेक्ट करेंगे। आसान सा वर्ड, वेरीफाई करेंगे या चेक करेंगे। ये सवाल समझ आता है? सेम पैटर्न पे सारे सवाल हैं। अगर कोई सवाल करना हो तो ऑटम 14 का क्वेश्चन नंबर 1 किया जा सकता है, लिख लें, काम आ जाएगा। ये आपके लिए बनाया हुआ, मैंने अपने लिए नहीं बनाया। ऑटम 14 का पहला सवाल अगर आप कर लेंगे तो काफी है, बाकी के साथ करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल कौन सा था? ऑन प्री कंडीशन। उसके बाद आ जाए एंगेजमेंट लेटर। अक्सर जो सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि इसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स बता दें। कितने होते हैं? ऑब्जेक्टिव, स्कोप, तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और रिपोर्ट किस तरह की देके जाएंगे। एक दफा उसने सवाल पूछा था, कौन सा? एडिशनल के ऊपर, जस्ट वंस पूछा, गालिबन स्प्रिंग 15 की अटेम्प्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक दफा उसने पूछा। उसमें आपने करना ये है कि कोई से 4 जहन में बिठा लें जो आपको आसान लगते हैं। कितने बिठाने जहन में? 4, बस बहुत है। हाँ, एक सवाल ऐसा है आपको मिलेगा किताब में रुस्तम रईस के नाम से, जरा खोल कर देखें, कोई सवाल है ऐसा? रुस्तम रईस लिमिटेड। ये अटेम्प्ट होगी स्प्रिंग 19, क्वेश्चन नंबर 6A। मिल गया? मिला? सवाल पढ़े।
सवाल खोलें और सवाल को पढ़ें जरा, वो पढ़ तो लो। शर्मिंदा करा दिया। चलो ठीक है जी, इसमें तो लोडिंग का मसला आ रहा है इस वक्त। आपको सवाल मिल गया ना रुस्तम रईस वाला? ये वाहिद वो सवाल है, और सुन लो, ये वाहिद वो सवाल है जो लॉजिकल आया हुआ, और इसका आंसर आपने करना था फ्रॉम एडिशनल कंटेंट। सवाल ये कहता है कि क्लाइंट आप पे जोर डालता है और कह रहा है कि आपने जल्दी ऑडिट पूरा करना है। ठीक है, आपने क्या करना है? जल्दी ऑडिट पूरा करना है। तो बताएं कि अगर आप उसकी बात मानने को तैयार हैं, अगर आप उसकी बात मानने को तैयार हैं, तो क्या क्या एडिशनल पॉइंट्स आपको उसके साथ एग्री करने होंगे? तो इसका आंसर प्रिंसिपल कंटेंट्स नहीं थे, एडिशनल कंटेंट्स थे। फर्स्ट करें, आप उसको कह सकते हैं कि जब हम आए तो हमें ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए। हम इंटरनल ऑडिटर के काम को असेस करेंगे और एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन, वर्किंग पेपर्स, और एडिशनल में से ही आपने पॉइंट्स को निकालना था। ये बात समझ आई? कहां से निकालना था? एडिशनल में से आपने पॉइंट्स को निकालना था। दो तरह के सवाल हो गए। अच्छा, उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है मेरे पास रेकरिंग की। कौन सी? रेकरिंग की। उसमें से भी सवाल क्रैमिंग बेस्ड है। एक दफा बस ये ओपन हो जाए, चार्ज नहीं हुआ वो तो, चार्जिंग। 220 से आज तक कोई सवाल नहीं आया। क्यों नहीं आया पता? रिसेंटली रिवाइज्ड हुआ, गालिबन साल हुआ, किसी भी टाइम पूछा जा सकता। तो 220 आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। ये प्योर क्रैमिंग वाला स्टैंडर्ड है, प्योर क्रैमिंग बेस्ड स्टैंडर्ड है। 210 भी और 220 भी। और जो पहला पेज है उसका क्या करना भला? उसके साथ करना। अच्छा, अब कुछ बातें सुन लें रिगार्डिंग कोड के सवाल, जब तक ये ऑन नहीं होता। हो गया? ये देखें, टू 220 रिवाइज्ड, नो क्वेश्चंस ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टेस्टेड। अभी तक दोबारा से कुछ ने टेस्ट नहीं किया। जो एथिकल कंसिडरेशंस है उसका क्या करना है मैंने आपको बता दिया, और एक सवाल भी दिखा दिया। एक ही सवाल आया, हाई चांसेस हैं कि दोबारा से इस तरह का सवाल रिपीट हो सकता है, तो इसको तैयार करके जाइएगा। अच्छा, ऊपर आ जाएं, रेकरिंग ऑडिट, एक्सेप्टेंस, और जो बाकी वाली कहानी है इस चैप्टर में। कितने सवाल है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 या 8। एक सवाल कर लेंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी। वो सवाल है ऑटम 15 का क्वेश्चन नंबर 2, ऑटम 15 का क्वेश्चन नंबर 2। या तो लिख लें या नोट कर लें, ये मैं शेयर भी करवा दूंगा। जिस पे स्टार लगा हुआ है ना, वो आपने मस्ट बी अटेम्प्टेड इन राइटिंग है। तो ये कम से कम आपने क्वेश्चंस हाथ से लिख के करने हैं। इतना कर सकते हैं, मिनिमम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब कोड ऑफ एथिक्स के बारे में कुछ बातें और सुन लें। कल हम लोगों ने ये बात क्लियर कर ली थी कि कोड ऑफ एथिक्स पार्टनर पे नहीं, पूरी टीम पे अप्लाई होता है, और कंपनीज एक्ट पार्टनर पे। जब आपको सवाल में नजर आ रहा है कि वो कोड ऑफ एथिक्स का फ्रेमवर्क टेस्ट कर रहे हैं, तो आपने कंपनीज एक्ट के बारे में नहीं सोचना, एंड वाइस वर्सा। जब सवाल किसका हो? कंपनीज एक्ट का, तो फिर ये नहीं सोचना कि थ्रेट कौन सा होगा और सेफगार्ड कौन सा होगा। ये बात समझ आती है?
तीसरी बात, सवाल में कौन सा थ्रेड ढूंढना नहीं है, एडवोकेसी। बाकी चार के साथ आपने फैसला करना। अच्छा, जब आप उन चारों को देखेंगे ना तो चारों एक ही थीम पे हैं। जैसे सेल्फ इंटरेस्ट कब आएगा, जब आपको फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल गेन हो रहा होगा। सेल्फ रिव्यू कब आएगा, सिर्फ उसी वक्त आता है जब आप अपना ही किया हुआ काम रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे। इसके अलावा ये थ्रेड कहीं और नहीं आता। फैमिलियरिटी, या तो आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म हो एंड कोई गिफ्ट शिफ्ट का तबादला हो रहा हो, या क्लोज रिलेशनशिप में आपको कोई क्लाइंट पे बंदा मिल जाए। चौथा कौन सा, इंटिमिडेशन थ्रेड जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट के साथ भी आ सकता है, फैमिलियरिटी के साथ भी आ सकता है, बस वो रिव्यू के साथ अक्सर नहीं आता। और इंटिमिडेशन इटसेल्फ क्या है कि क्लाइंट आपको इंड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा हो, जिसकी वजह से ये थ्रेड अराइज हो सकता है। अच्छा, सवाल में अगर मल्टीपल थ्रेड्स हो, सवाल में क्या हो, तो आपने हर थ्रेड की अलग सिग्निफिकेंस और उसका अलग सेफगार्ड बताना है। हर थ्रेड अलग से सिग्निफाई भी करना है और अलग से क्या बताना है, उसका सेफगार्ड। सवाल में 2 थ्रेड्स हैं, 3 हैं, तो ये काम आपने हर थ्रेड के लिए इंडिविजुअली करना, इकट्ठा नहीं कर देना। ये नहीं करना कि सेफगार्ड सबके कंबाइन लिख रहे हो, ये काम नहीं करना। करना है, नहीं करना। अगली बात सुन लें, ये सवाल आपने किस टाइम पे करना होता है, बिल्कुल ही स्टार्टिंग टाइमलाइन में, रट्टे के फौरन बाद, क्योंकि हमें पता है कि ये सवाल पेपर में लाजमी आना है। मैं कुछ और भी आपको दिखाना चाहूंगा अभी, अब जब मेरे पास वक्त है हम जरा कुछ देखते हैं। मैं जाऊंगा बिल्कुल रिसेंट पेपर पे, जस्ट टू फैमिलियराइज। ये पेपर है, ये क्या है, ये आई कैप का पेपर है। ग्रिड ए में चैप्टर 1 है, 2 है और 13 है, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, 13। तो सर कहानी शुरू हुई, पहला सवाल किस चीज का है, ये सवाल सबसे पहले करना है, सबसे आखिर में करना, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपने सवाल को आगे देखा तो आपको एक सवाल मिल गया, कौन सा, सब्सटेंटिव का। देखने में लग रहा है टेक्निकल सा सवाल लग रहा है, ये हम खड़े में पहले 15 मिनट में, सवाल देखने में क्या लग रहा है, टेक्निकल सा है, टेबल बना हुआ है, कुछ वैल्यूज आ रही हैं, तो अभी सोचने की जरूरत नहीं। कब करेंगे, दूसरे घंटे में। आगे आ जाए, रिक्वायरमेंट पड़ी, क्या कह रहा है, ऑडिट के प्रोसीजर्स बता दो। आपने कहा अभी टाइम नहीं है, सेकंड आवर में देखूंगा आगे। उसके बाद 8 सब्सटेंटिव बता दो, अभी टाइम नहीं है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, कंट्रोल डेफिशिएंसी। मैं ढूंढ के आ रहा हूं कोड ऑफ एथिक्स। जाते जाएं आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अभी सवाल कौन सा आ गया है, रिपोर्ट्स का, जरा नंबर काउंट करें, 12। अच्छा, मजीद में आगे जाऊं तो ये सवाल मुझे मिल गया, कौन सा, नंबर काउंट करें, 16। मोर देन रिपोर्ट्स। और ये दोनों हमने कल किए ना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे रिपोर्ट्स पे, रिस्क पे अन्य बार टाइम लगा देते हैं, मगर जो मार्क स्कोरिंग एरियाज है ना उनको छोड़ जाते हैं। सर ये 16 नंबर में से एज पर आई कैप स्टैट्स 33% बच्चा पास हुआ है, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट। आप वेरीफाई कर सकते हैं। 33% से क्या मुराद है,
3 में से 1, 3 में से 1 16 में से 8 नंबर तक पहुंचा है, तो ये एरिया फॉर श्योर आना है। ग्रिड ए में से ये लाजमी टेस्ट होना है, तो इसके ऊपर अपनी जो वर्किंग है वो आपने अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग करके जानी है। ये मेरी बात समझ आ रही है? पक्का? अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आऊं तो आपसे जो मैं कल बात कर रहा था, ये टिपिकल 4 सवाल होते हैं जो कि क्रैमिंग वाले होते हैं, और अगर मैं इनको गौर से देखूं तो इनमें कोई भी सवाल चैप्टर 1 का नहीं और 2 का नहीं है। तो इन शॉर्ट उसने पूरी ग्रेड में से टेस्ट क्या किया है? 13वां चैप्टर फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 16 नंबर के लिए। चलिए एक और सैंपल पिक कर लेते हैं। अब मैं जाता हूं क्लास से बाहर, नहीं, अब मैं जाता हूं, आ जाता हूं ऑटम 24 में। चले जाऊं, देख लेते हैं, सैंपल है ना, पिक कर लेते हैं। 16 का आया था लास्ट टाइम। इसमें क्या कहानी है? 3 नंबर की मटीरियलिटी है, बाद में कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? कोड। तो अभी तो कोड नजर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, कंट्रोल्स आ गए हैं, ये आ गया सर। 15 15 15 और 16। चलो देखते हैं, शायद उसने 1 2 में कुछ पूछ लिया हो। कुछ पूछा हुआ है? इन्वेंट्री बता दें, इंक्वायरी बता दें, एनालिटिकल बता दें, सिस्टम पे रिलायंस बता दें, कोई चक्कर नहीं। अगेन वही थीम है, 1 2 13 की ग्रिड है, मगर पूछ क्या रहा है? 30। तो ये थीम को फॉलो करते हुए 1 2 में स्किप करके चले जाओ, नहीं आ सकता, आ सकता है। एक और सैंपल पकड़ लेते हैं। अब क्या पकड़ूं? स्प्रिंग 24 पकड़ लूं? देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल किसका? फ्रॉड का, छोड़ दें। वे आ गया 8 जमा 6 जमा, नहीं बस 8 जमा 6 14, तो 16 15 14। नीचे देखें कुछ और भी है। कंपनी सेक्रेटरी एंड पे पढ़ें क्या लिखा हुआ है? ये भी सवाल हमने लास्ट टाइम किया। तो अब जरा एग्रीगेट बनाएं। 8 जमा 6 जमा 6 20 नंबर, 1/5 ऑफ योर एग्जाम। मगर नहीं सर, रिस्क करके जाएंगे सर, फ्रॉड करके जाएंगे, वो भी करना है, छोड़ना वो भी नहीं है, मगर इजी नंबर लूज नहीं करने। हर एरिया इंपॉर्टेंट है एग्जाम का। अच्छा, उसके बाद शायद कुछ और मिल जाए। 12 नंबर की रिपोर्ट्स हैं, एक्सपर्ट वाली बात है। क्रैमिंग में देखते हैं, शायद उसने कुछ पूछ लिया हो। कुछ है क्रैमिंग? नो सर, नो सर, नहीं नहीं, नो बोले, नो तो बोले एक दफा सर। 20 जमा 5 आ जाए 1/4 पे। 1/4 पेपर है इस पूरी ग्रिड में से। अच्छा, ये सवाल जरा पढ़े, पढ़े जरा सवाल, मजे का सवाल है, पढ़े। क्या मांग रहा है? एसेंशियल्स कौन से? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंगेजमेंट के प्रिंसिपल एलिमेंट्स मांग रहा है। एंगेजमेंट के प्रिंसिपल एलिमेंट्स मांग रहा है। कितने होते हैं? मांग कितने रहा है? कंफ्यूज कहां पे गया? नहीं, एनी 5, एनी 5। अभी एनी क्यों लिखा है? गलत गलत गलत। ऊपर मस्ट कह रहा है, नीचे एनी कह रहा है, और है भी कितने? तो ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए था। तो अब वो 5 कौन से होते हैं हमें पता।
सर बताना ये चाह रहा हूँ 3 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस ये कहता है 20 नंबर, उसके बाद 15 नंबर और उसके बाद 16 नंबर, 16, 15, 14 और 14 में 6 नंबर एक जोड़े और 5 नंबर ये वाले जोड़े, 25 नंबर का पेपर। और ये अटेम्प्ट को गुजरे हुए इतना टाइम नहीं गुजरा, दोबारा से ये सवाल को टेस्ट किया जा सकता है। ये बात समझ आ रही है? तो ग्रेड ए आई वुड लाइक कि आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए कब तक? आज रात तक, क्योंकि आज आपने ग्रेड सी में दाखिल होना होगा चैप्टर 11 एंड 12 के साथ। तो ग्रेड सी में ये 2 चैप्टर्स क्राइमिंग बेस्ड है, मगर उससे पहले ये एरिया आपका साफ हो जाना चाहिए। प्रायोरिटी पे किसको रखना है? उसके बाद 1 में क्या? कंपनीज एक्ट, उसके बाद 2 में 210, दोबारा से बताता हूँ, 13 पूरा, उसके बाद 1 का कंपनीज एक्ट, उसके बाद 2 का 210, उसके बाद 1 का बाकी, फिर 2 का बाकी। दिस शुड बी योर लेवल ऑफ प्रायोरिटी। डन है? पक्की बात है। मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह मंडे वाले दिन।